बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की उस सबसे बड़ी खबर के साथ जिसको लेकर अब ये ट्वीट कर दिया गया है कि इंडिया जीतेगी। विपक्ष की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विपक्ष के नए गठबंधन का नाम अब इंडिया होगा, यह ऐलान कर दिया गया है। और अगर इस एब्रिविएशन को तोड़कर आपके सामने में रखूं तो आई से इंडिया, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। और यही नाम जिसको लेकर इंतजार था कि बैठक में किस नाम पर मोहर लगती है विपक्ष के इस नए महागठबंधन को लेकर, तो अब इसका नाम इंडिया रख दिया गया है, जिसमें डेमोक्रेटिक को भी शामिल किया गया, इंक्लूसिव को भी शामिल किया गया। जाहिर है ये एक अलायंस है और इसमें शामिल किया गया है इंडिया को भी और नेशनल को भी। इंडिया अब इसका नाम रखा गया है और विपक्ष के नए गठबंधन का नाम अब यही होगा, इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। ये बड़ा फैसला नाम के साथ हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से ये बैठक आगे बढ़ रही है और 26 दल इसमें शामिल है, तस्वीरें आप देखते जाइएगा कौन कौन आपको नजर आ रहा है। नीतीश कुमार, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसमें पहले से ही मौजूद है, तेजस्वी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज मीट यूनाइटेड वी स्टैंड और आज दूसरा दिन इसी का। ममता बनर्जी आपको तस्वीरों में नजर आई, नीतीश कुमार, शरद पवार इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस वक्त आपके सामने है, उमर अब्दुल्ला इस वक्त आपके सामने है। और इसी तरीके से विपक्षी दलों का ये जमावड़ा जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, आज बेंगलुरु में मौजूद दूसरे दिन की इस बैठक में। और अब नाम का ऐलान जिसको रख दिया गया है इंडिया, और न सिर्फ नाम रखा गया बल्कि ट्वीट भी कर दिया गया है, इंडिया जीतेगा, ये ट्वीट किया गया है। और खबर विपक्ष की बैठक को लेकर इस वक्त एक और है, बड़ी खबर यह है विपक्षी दलों की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। राज्य स्तर पर हमारे बीच मतभेद है, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन इन मतभेदों को दूर किया जा सकता है, हमारे बीच वैचारिक मतभेद नहीं है। कांग्रेस पीएम पद या पावर के लिए ये सब नहीं कर रही, संविधान की रक्षा करना कांग्रेस का मकसद है। 26 पार्टियों में से 11 राज्यों में सत्ता में है, क्योंकि अब तो यह अलायंस बन चुका है। जाहिर बात है उन तमाम राज्यों में जहां पर दूसरे विपक्ष के लोग सत्ता में काबिज हैं, अब उसकी संख्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दी है 11 राज्यों में सत्ता है। बीजेपी को साथियों की मदद से 330 सीट मिले और आज 303, आज बीजेपी सहयोगियों को जोड़ने में जुटी है, यानी जो 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी उसी का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कि साथियों की मदद से यह सीट मिली और आज बीजेपी सहयोगियों को जोड़ने में जुटी है। यह सीधा सीधा प्रहार मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए की बैठक को लेकर किया है और इसे लेकर तंज विपक्ष लगातार कस रहा है, तो प्रधानमंत्री भी हमलावर विपक्ष की इस बैठक को लेकर नजर आए। और आइए सीधा आपको इस वक्त लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। शिखा, आज दूसरा दिन इस बैठक का, नाम का इंतजार तो खत्म, लेकिन नाम के बाद काम क्या करेगा विपक्ष का यह अलायंस, इसको लेकर क्या चर्चा की शुरुआत हो चुकी है? शिखा, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर से शिखा को हम कनेक्ट करेंगे। देखिए, इंडिया ये नाम दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की इस बैठक को लेकर लगातार हमलावर नजर आए। उन्होंने ये बताया कि जो परिवार कहे वही सही, यानी परिवारवाद पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री हमलावर हुए। हालांकि विपक्ष जो है वो 26 पार्टियों के साथ आने की बात का जिक्र बार बार कर रहा है। आरजेडी ने देखिए इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी और ये लिखा कि पीएम मोदी को अब इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। ये आरजेडी का निशाना नाम के सामने आने के बाद। एक बार फिर से बेंगलुरु चलते हैं, शिखा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई है और इसी बीच में देखिए इंडिया के नाम का ऐलान हो चुका है। ये है देखिए इंडियन, ये एक अपडेट इस वक्त आया है, इंडियन, इंडिया से जोड़ता हुआ इंडियन। और ये इंडियन में विपक्ष के नए गठबंधन का पूरा बही खाता शामिल है।
क्योंकि ये नए नाम जिसका ऐलान कर दिया गया है और किसका क्या रिएक्शन आया है। देखिए, बेंगलुरु की बैठक में बोले नीतीश कुमार, पहले सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहा नीतीश कुमार ने। पीएम का नाम बाद में तय करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। एक तरफ आरजेडी हमलावर तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने नाम को लेकर, क्योंकि बड़ी बात यह है कि चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी था। हालांकि चेयरपर्सन को लेकर सोनिया गांधी और नीतीश कुमार का नाम सामने था, लेकिन नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि पहले सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पीएम कौन होगा, यानी कि इस महागठबंधन का चेहरा कौन होगा ये हम बाद में तय करेंगे। पहले हम सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पीएम का नाम बाद में तय करेंगे। और आइए सीधा इस वक्त चलेंगे बेंगलुरु। शिखा ठाकुर मेरी सहयोगी वहां से मौजूद है और साथ ही अमित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड टू सी यू। लेकिन आज वहां पर आपको गुड टू सी क्या देखने को मिल रहा है? अब देखिए, नाम का ऐलान तो हो ही चुका है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि नाम तो तय, काम क्या होगा, काम कैसे होगा और कैसे सब साथ मिलकर चलेंगे, इसकी रूपरेखा पर कब मंथन की शुरुआत होगी? पूर्णिमा, मैं अपना आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपको बताऊं कि डेरिक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, चक दे इंडिया। और मणिकम टैगोर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है इंडिया जीतेगा। तो जब ये नाम आ गया है, यानी इंडिया, ये सोनिया गांधी के सामने प्रपोजल सुबह आया था, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि कोई हिंदी नाम चुना जाए, जिस पर सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि कुल मिलाकर खास तौर से डीएमके और टीएमसी इस बात पर ऐतराज जता रही थी कि कोई ऐसा नाम हो जिससे हम काउंटर कर सकें एनडीए को। तो एनडीए वर्सेस इंडिया का एक परिप्रेक्ष्य बनाने की कोशिश यहां विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं, जो अब तक जिस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वजूद रहा है, भारतीयता, उस भारतीयता को इंडिया यानी भारत का नाम देकर उसके अलायंस को उस तरह से नामांकित करने की कोशिश लगभग तय हो गया है, जो विपक्ष कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी कि इसका स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, तो प्रारूप पर चर्चा लगभग हो चुकी है। प्रारूप में सबसे पहला पॉइंट जो है पूर्णिमा, वो ये है कि कोई भी विपक्षी दल राज्यवार भी अगर उनके खिलाफ कुछ भी टीका टिप्पणी होती है तो वो नहीं करेंगे। नंबर 2, जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन उसको तरजीह दी जाएगी। वही वो कैंडिडेट वहां से लड़ेगा जो जीत सकता है, जिसकी विनेबिलिटी की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तीसरा, एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी, जो सेलेक्ट कमेटी ये तय करेगी कि क्या कॉमन मिनिमम ड्राफ्ट हो। मैं जहां खड़ा हूं बेंगलुरु में, इसके थोड़ी ही दूरी पर अब से थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। पूरा विपक्ष उसमें यूनाइट दिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज ही शाम में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए की भी बैठक है और प्रधानमंत्री ने सुबह ही इस जो विपक्ष की बैठक चल रही है उस पर एक कटाक्ष भी किया है कि लोग एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। तो इसका जवाब विपक्ष को देना पड़ेगा और विपक्ष ने जवाब बहुत साची रणनीति के तहत देने की कोशिश की है। जो इंडिया नाम रखने की कवायद है और जो इंडिया नाम रखने के विषय में सारी सहमति बन रही है पूर्णिमा, वो यही है कि किस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए किया जाए, ताकि लोगों को यह लगे कि इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का के विपक्ष में बैठा हो, सत्ता पक्ष में बैठा हो। आरजेडी लिख देती है कि अब तो प्रधानमंत्री को इंडिया नाम लेने में भी पीड़ा होगी। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर दिया जाता है इंडिया जीतेगा। तो ये तमाम बातें तो है ही, लेकिन शिखा, यहाँ तो देखिए अनेकता है और उस अनेकता में एकता को झलकाने की कोशिश है, लेकिन क्या एकता में अनेकता रहेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको केटर करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते हैं कि राज्यों में हमारे जरूर थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी मतभेद एक तरीके के नहीं है, तो उसको एक साथ लेकर कैसे चलेगी? क्योंकि राज्यों की तो सबकी अपनी अपनी राजनीति है, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनको उसी तरीके से आगे बढ़ना भी होगा। तो कैसे इंडिया में एक साथ ये सब लोग आ रहे हैं?
देखिए पूर्णिमा, इसी को तो एक करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे। बिहार में जब पिछली ये पूरी मीटिंग हुई थी तो कोशिश और कवायद उनकी तरफ से यही थी। हालांकि मामला और पेच कई बार फंस रहा था, वो केजरीवाल को लेकर के हो, वो कांग्रेस को लेकर हो, वो ममता बनर्जी को लेकर के हो। लेकिन एक चीज आज की मीटिंग में पूरी तरीके से तय कर ली गई है कि कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी तौर पर वो है, तो कांग्रेस को आगे लेकर के चलना पड़ेगा। यानी ये जो पूरी रणनीति है, आप कह सकती हैं इन अ वे कि अगर उसकी अध्यक्षता किसी को करनी पड़ेगी तो वो कांग्रेस होगी। इसी बात का जिक्र लालू प्रसाद यादव भी मीटिंग के अंदर कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर दो टूक कह दिया कि चलिए नीतीश कुमार सबको लेकर के समाहित में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, लोगों को एकजुट करने की। और सबसे खास बात इस मीटिंग की एक और रही है पूर्णिमा, कि आपका वर्चस्व जिस राज्य में जैसा है, आप अपने कैंडिडेट वहां वैसे उतारे, क्योंकि ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है। आप समझती होंगी, अगर हम जब भी कोई भी व्यक्ति अपने रिजल्ट को देखता है तो अपने आखिरी रिजल्ट को देखता है, पिछले बारे को, और फिर वो कंपेयर करता है कि इस बार मुझे क्या सोचना है या क्या साधना है। वही कोशिश इस बार विपक्षी दल कर रही है। इंडिया नाम दिया गया है, हालांकि 4 बजे इस पर पुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यही नाम होने वाला है, इंडियन डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, INDIA, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम होने वाला है। और जाहिर तौर पर ये जो नंबर गेम होगा, जो सीट के बंटवारे होंगे, किस तरीके से होंगे, इन अ वे ये कहीं ना कहीं तय है कि सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी है। नाम का ऐलान नाम तो शानदार दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित नाम तो शानदार है, लेकिन अब बड़ी बात ये आती है कि चेयरपर्सन कौन होगा। 2 नामों का जिक्र लगातार हो रहा है, एक सोनिया गांधी, एक नीतीश कुमार। अब जरा मुझे इसका मैथ समझाइए, क्योंकि अगर सोनिया गांधी होती हैं तो वो पीएम पद की कैंडिडेट नहीं होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर बचते हैं हम नीतीश कुमार। क्या ये क्लियर समझा जाए, क्योंकि भले ही ये महागठबंधन कहे नहीं कि चेहरा होंगे नीतीश कुमार, लेकिन अगर इस पर मोहर लगती है तो ये काफी हद तक क्या तय माना जा सकता है? इस पर संशय है पूर्णिमा, क्योंकि लालू यादव ने आज की बैठक में साफ कहा है कि बिना कांग्रेस की अगुवाई, बिना कांग्रेस के को हम साथ लिए और बिना कांग्रेस की सहमति के ये पूरा अलायंस नहीं चल सकता, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पैन इंडिया पार्टी है और बीजेपी को अगर टक्कर देना है तो उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रखनी होगी। लालू ने कैटेगोरिकली कहा कि हमें 15-20 सीट आ जाएगी, ममता जी को 30-35 सीट आ जाएगी, और इसी तरह पवार साहब को आ जाएगी, स्टालिन जी को आ जाएगी, लेकिन पैन इंडिया में ममता जी से अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस होगी, पवार से कोई बात करता है तो वो कांग्रेस होगी। तो लालू के इस वक्तव्य के बाद यह जाहिर हो गया कि जिस तरह यूपीए में कांग्रेस का अपना अस्तित्व था, अपनी भूमिका थी और सोनिया गांधी की सरपरस्ती थी, उस सरपरस्ती को कहीं ना कहीं कायम रखा जाएगा। रहा सवाल प्रधानमंत्री कौन होगा, विपक्ष कतई नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करके चुनाव लड़े, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का कद बहुत भारी पड़ेगा। किसी भी इस नाम में जो विपक्ष के तमाम नेता बैठे हैं पूर्णिमा, यहां उनके नामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और कद अभी फिलहाल की राजनीति में बहुत भारी पड़ेगा। 7-8 महीने के बाद चुनाव होने हैं और राजनीति हर दिन बदलती है, इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि अभी फिलहाल विपक्ष की रणनीति यह है कि वो कुल मिलाकर एक साझा कार्यक्रम बनाए, जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, जो सेलेक्ट कमेटी की बात की जा रही है। कम से कम जनता के बीच जाकर यह बताने की कोशिश विपक्ष लगातार करेगा कि हमारे पास ये एजेंडा है, अगर हम सरकार में आते हैं तो हम अमुक अमुक चीज करेंगे, और वो सारी चीजें जो है वो बंगाल से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही सुर में विपक्ष कैसे बोले, उस एजेंडा को कैसे लागू करे, ये सब इस पर सहमति बन रही है। तो नाम, मुझे नहीं लगता है कि नाम कोई एक नाम करके लड़ना चाहेगा विपक्ष, क्योंकि वहां वो धराशायी हो जाएगा। और विपक्ष ये चीज जानता है बाखूबी कि अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी का टक्कर किसी एक नाम के सहारे नहीं लिया जा सकता है। आपने सुबह देखा होगा बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर लगे थे कि किस तरह ये फेल्योर चीफ मिनिस्टर हैं, और उसमें 2 पुल जो गिरे थे उसका भी जिक्र किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी बारीकी से हर रणनीति का जवाब दे रही है, और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि पिछले जितने समीकरण थे भारतीय जनता पार्टी ने उन समीकरणों को भी अपने पक्ष में करने की ठानी है। यानी चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें अगर हम अकाली दल की बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी, भले ही रिश्ते खराब हो गए हों चुनाव के बाद, लेकिन अब उस रिश्ते को फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश में है। उसे लगता है कि बिल्कुल 2 ही पक्ष इस वक्त रहें और दोनों की आमने सामने टक्कर हो। उस टक्कर में विपक्ष कितना
उस टक्कर को सह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है उसमें यह लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होने की जो कवायद कर रहा था उसमें उसको सफलता मिली है, और उस मूर्त सफलता को लेकर विपक्ष खुश भी है, और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस पोजीशन में हैं जहां सत्ता पक्ष और जो खासतौर से एक बहुत बड़ा कद बन गया है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का, उसकी रणनीति का मुकाबला कर सकते हैं। पूर्णिमा बिल्कुल, और बीजेपी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? चुनाव सामने है, जाहिर है इसके लेकर एक महामंथन इस महागठबंधन को भी करना होगा। लेकिन शिखा, जैसे आज हम चला रहे हैं मोदी वर्सेस कौन विद अ क्वेश्चन मार्क, ये तो तय है कि मोदी वर्सेस कौन में किसी लीडर का नाम तो आना नहीं है। जिस तरीके से अलायंस का नाम दिया गया, ये तो तय है कि इसको एक जनता का रूप देने की कोशिश की जाएगी ताकि सीधे जनता से कनेक्ट किया जा सके। थोड़ी देर पहले मैंने राज्यों का भी जिक्र किया था, क्योंकि राज्यों के अपने अपने मुद्दे हैं। खबर यह भी है कि अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि इतनी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, वो कितनी बैठकें करेंगी, कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार फोन पर बातचीत करेंगी, तो उसके लिए बाकायदा कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे इन तमाम विपक्षी दलों के बीच में। इसी बात का जिक्र अमित मिश्रा अभी कर भी रहे थे पूर्णिमा। उन्होंने बताया भी कि एक कमेटी का गठन ये जो तमाम पार्टियां हैं वो करेगी, जिन तमाम मुद्दों का अब जिक्र कर रही हैं कि राज्यवार किस तरीके से देखा जाए, ये वो कमेटी डिसाइड करेगी। यही अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है। और पहला सवाल जो आपने कहा कि जाहिर तौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को लेकर के अगर ये संघर्ष अभी करेंगे, तो आप जानती हैं कि पार्टी अपने आप में ही टूटती हुई पार्टी हमेशा रही है। ये तो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, एक फेविकोल का जोड़ लगाया जा रहा है, लेकिन अगर फेविकोल के जोड़ पे आप पानी के कुछ छींटे मार देंगी तो आप समझ सकते हैं कि उस समय ये जोड़ टूट जाएगा। तो अभी ठीक है, नीतीश कुमार आगे लेकर के बढ़े, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन अगर नीतीश कुमार का नाम आ जाएगा तो सबसे पहले परेशानी तेजस्वी को हो जाएगी, उसके बाद परेशानी अखिलेश को हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा परेशानी अगर किसी को होगी तो ममता बनर्जी को होगी। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि चेहरे पर प्रधानमंत्री मोदी लड़ जाते हैं, वो लोकसभा हो, राज्यसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, और जीत भी जाते हैं। लेकिन अभी विपक्षी एकजुटता में ये एकजुटता नहीं आई है पूर्णिमा, जहां पर प्राइम मिनिस्टरियल फेस को डिक्लेयर किया जा सके, क्योंकि ये आपसी टूट का कारण बन जाएगा। अभी जरूरत यह है कि इंडिया जो पार्टी का नाम वो दे रहे हैं उसे जोड़ा जाए और एनडीए के सामने उसे रखा जाए। अमित, अगर बीजेपी की स्पेसिफिकली बात की जाए, क्योंकि एनडीए की भी बैठक है और लगातार कांग्रेस इसको लेकर हमलावर भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हमें विपक्षी एकता से कोई डर नहीं लगता, और जहां विपक्षी एकता दिखने लगी वहां पर अचानक से एनडीए की बैठक बुला ली, सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। मेरा स्पेसिफिक सवाल अमित आपसे यह है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती क्या है? इस महागठबंधन से पार पा पाना चुनावों के मद्देनजर, या फिर ज्यादा आसान था राज्यवार स्ट्रैटेजी प्लान करना और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं क्षेत्र की, उनसे जीत पाना? बीजेपी के लिए ज्यादा आसान राह कौन सी होती? बीजेपी जो है वो हर बार कांग्रेस या इस तरह के जो भी गठबंधन होते हैं उसको हराती है, क्योंकि राज्यों में जो प्रारूपता होती है, जो एकरूपता होती है, वो क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसी वजह से देखें, जो विपक्ष भी ताना बाना बुन रहा है, वो इसीलिए बुन रहा है कि वो राज्यों में जिनके वोट बैंक हैं, जिनका आधार है, उस आधार को वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर उसको निभाए। और एनडीए भी लगातार यही कर रहा है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल, ये सब क्षेत्रीय राजनीति में भले ही वो अभी हाशिए पर हों, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में कभी ना कभी उनका कद रहा है, उनके पास वोट बैंक है, उनका आधार है। भले ही उस वोट बैंक में कुछ वो वोट बैंक कमा हो, लेकिन आधार और वजूद उनका मजबूत है। इसलिए एनडीए ये जानती है कि अगर उस वजूद को अपने साथ मिलाया जाए तो इनका वजूद जो है वो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा पुख्ता होगा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है पूर्णिमा ना, वो इस चक्रव्यूह को भेदना जानती है। वो इसी के आधार पर हमेशा आप देखें वो शतरंज की बाजी चलते हैं, विपक्ष उसके ट्रैप में आता है, फिर ढाई घर का घोड़ा या वजीर को कैसे निशाना बनाया जाता है ये बाखूबी जानते हैं। कहीं ऐसा ही इस वक्त भी ना हो, क्योंकि मैं आपको इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पटना की बैठक के बाद जो शरद पवार सबसे ज्यादा विपक्षी एकता का दमखम भर रहे थे, उसी शरद पवार की पार्टी टूट गई। और वो आज अभी थोड़ी देर पहले अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल एनडीए की बैठक में शामिल होने चले आए हैं। चाचा शरद पवार और उनकी बहन सुप्रिया सुले इस वक्त बेंगलुरु में हैं। तो आप देखिए कितनी
वैमनस्यता बढ़ती जा रही है और इसका फायदा नरेंद्र मोदी ने कैसे उठाया, अमित शाह ने कैसे उठाया, यह समझने वाली बात है। आखिर राजनीति में आपको पक्ष और विपक्ष दोनों समझना पड़ता है कि आखिर सह और मात के इस खेल में कौन जीतता है। अभी फिलहाल जो जीत दिख रही है, जिस तरह के भाव दिख रहे हैं, उसमें एनडीए का अपर हैंड दिखता है। भले ही संख्या बल या 38 नंबर हो, 36 नंबर हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब परसेप्शन में होता है राजनीति में पूर्णिमा, और परसेप्शन की लड़ाई में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे रखती है। और इसी आज वजह तो से जब एनडीए की बैठक होगी और जिन दलों के साथ आने का जिक्र बीजेपी या कह लीजिए कि एनडीए में समाहित नजर आएगा, वो एक तरीके से जवाब के तौर पर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमलावर होते हुए नजर आए। लेकिन शिखा, जब हम वोटर्स की बात करते हैं और जब हम चुनावों की बात करें तो वोटर्स का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं। अब ये जितने भी दल साथ में आए हैं, इन्होंने भले ही इस अलायंस को नाम इंडिया दे दिया हो, सब एक साथ मिलकर आए हैं, लेकिन वोटर्स को एकजुट कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत वाजिब सी बात है ना कि हो सकता है कि कोई वोटर जो कांग्रेस को सपोर्ट करता हो वो ममता बनर्जी को सपोर्ट ना करता हो, या फिर हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट ना करता हो। और हमेशा हमने देखा है कि वोट कैसे पार्टी के बीच में कटते हैं। तो इसको क्या केटर करने की कोई रणनीति पर भी मंथन विचार हो रहा है कि जनता को भी उसी तरीके से जोड़ा जाए जैसे कि हमने एकता दिखाई? देखिए पूर्णिमा, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि चुनावी मुद्दा क्या है, और जैसा कि आपने कहा कि राज्य के हिसाब से जो है वो देखना पड़ेगा कि कितने सांसद रहे, पहले हिस्ट्री में क्या रहा। लेकिन अगर वोटर्स को जोड़ना है तो चुनावी मुद्दा जिसको लेकर के नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या फिर ममता बनर्जी खुद भी हो, बहुत मुखर रहती हैं वो भी अगर हो तो चुनावी मुद्दे वो सिलेक्ट करती हैं। बेरोजगारी का मुद्दा वो उठाती रही, वो कहती रही कि ट्रेन को लेकर के जो हादसे हुए उसको लेकर के, तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं, और खास तौर पे बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, इसको लेकर के वो उठाती रही। तो अभी बहुत ज़रूरी ये है कि इस मीटिंग में, चाहे इसके बाद होने वाली किसी भी मीटिंग में, चुनावी रणनीति और मुद्दा क्या होना चाहिए जिस पर चुनाव लड़ा जा सके। क्योंकि भाजपा की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वोट की रणनीति कर रही है, वोट बैंक की रणनीति उनकी तरफ से की जा रही है। तो फिर इसका काट क्या होगा? इसका काट होगा जनता के बीच जाना, जिसके लिए ये विपक्षी दल उस कमेटी का गठन कर रहे हैं जो जनता के बीच जाएगी, उनके मुद्दे को लेकर के आएगी और सीज करते हुए वो लोगों तक पहुंचाएगी। और जाहिर तौर पर एक ये तरीका हो सकता है कि आप वोट को कलेक्ट कर सके, वोट की राजनीति आप कर सके, लेकिन कितने सफल हो पाएंगे? आपका दूसरा सवाल था कि कोई ममता बनर्जी से अग्री करता है, कोई नहीं करता, कोई अखिलेश के पक्ष में। अब ऐसे में एकजुट कैसे होगा मुद्दा? तो जाहिर तौर पर ये जो गठन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश इनकी होगी कि मुद्दे 2-4 ऐसे हों, जैसे मणिपुर का हो गया। ये भी बात आ रही है सामने कि एक ग्रुप का गठन ये करेगी विपक्षी दल जिसे मणिपुर भेजा जाएगा। तो अब समझिए कि रणनीति में क्या है। मणिपुर, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जिस तरीके से केटर करती रही है सरकार लोगों को, जो स्थितियां रही है कोरोना काल से लेकर अब तक, तो ये तमाम मुद्दों को ये उठाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे, वोट की राजनीति करेंगे। मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हुआ या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त कितना हाइप्ड है और राज्यों में उसके अपने परमिटेशन कॉम्बिनेशंस नजर आते हैं, यानी कि सपोर्ट मिलेगा भी और कहीं पर उसको लेकर विरोध भी होगा। लेकिन अमित, आपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र किया, क्या उसके जिसका अंदाजा है आपको कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो क्या सकता है जो इस पूरे विपक्षी महागठबंधन को इंटैक्ट कर सके और जनता को अपने साथ ले सके? ये वही है पूर्णिमा जो जनहित के मुद्दे हैं। और ये आप देखें कि 2 चुनाव जो हुए हैं जिसको कांग्रेस ने जीता है, हिमाचल और कर्नाटक का, उसमें जो मुद्दे दिए गए और जो लोक लुभावन वादे किए गए, कांग्रेस का ये जो एक तरीके से उन्होंने प्रयोग जो किया था वो प्रयोग सफल हुआ है। और कांग्रेस ने कल शाम की जो डिनर डिप्लोमेसी कही जा रही है, उस डिप्लोमेसी में ये बात रखी कि अगर हम इन मुद्दों के जरिए जनता के बीच जाते हैं, जैसे 500 रुपए सिलेंडर की बात है, ये चुनाव, लोकसभा चुनाव में पूरे पैन इंडिया किया जाए, बसों में महिलाओं को फ्री करने की, इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं करती और जनता को यह लगता है कि कम से कम अमुक पार्टी हमारे लिए सोच तो रही है। तो अभी ये क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा था, यानी जो रीजनल विधानसभा के चुनाव थे उसमें हो रहा था, इसको पैन इंडिया किया जा रहा है। उसमें 2-3 सुझाव आए हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आए हैं, जैसे फ्री एजुकेशन,
फ्री हेल्थ सर्विसेज। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको एकरूपता दी जाएगी। और मुझे पता चला है कि कम से कम 23 से 25 ऐसे पॉइंटर्स बनाए जा रहे हैं, 23 से 25 ऐसी चीजें होंगी जिस पर सहमति होगी तमाम विपक्षी पार्टियों की, और जो जनता के बीच जाने, यानी जनहित के जो मुद्दे होंगे, महंगाई को कैसे कम किया जाए, बेरोजगारी को कैसे घटाया जाए, कैसे देश में आर्थिक तौर पर सबको साथ लाया जाए। जो बार बार कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस देश में दो भारत हो गया है, तो उस एकरूपता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर अक्रॉस द पार्टी लाइन एक मत होगा। और ये ममता बनर्जी ने कल समिट की गई है इंडियन नेशनल डेमोक्रेसिव इंक्लूसिव अलायंस और इंडिया महागठबंधन के इस नए नाम का खुलासा हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, औपचारिक इसका ऐलान भी होगा, रणनीति क्या होगी इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं और सवाल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होंगे। दोनों इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अमित शिखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर विपक्षी गठबंधन को लेकर जिसमें नाम का ऐलान अब हो चुका है।